पॉलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऑल्दो पॉलिटी की इंपॉर्टेंस यूपीएससी की तरफ से कम होती जा रही है, बिकॉज ओके। ऐसा ट्रेंड में पॉलिटिक्स के जैसे अगर पहले 15-20 क्वेश्चन आते थे, बट हम्म। लास्ट दो दो जो पेपर हुए हैं उसमें अराउंड 10 9 10 ऐसे क्वेश्चन आए हैं। हम्म। इसके अलावा फिर मेरा एक एकेडमिक्स काफी स्ट्रॉन्ग सेक्शन रहा है हमेशा से, तो उन्होंने हम्म। मेरे को एकेडमिक्स पे थोड़ा ग्रिल करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा आप एकेडमिक्स अच्छे करते हो, आप पेपर 2 भी चेक करते हो सीएपीएफ के कोचिंग के हम्म। इंस्टीट्यूट के यहाँ पे पेपर चेक करते हो, तो आपकी एकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए। उसके बेसिस पे उन्होंने मेरे से ज्योग्राफी से डेप्थ में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए जो कि मेरे ओके। को नहीं आते थे, तो मैंने उनको क्लियर बता दिया सर मेरे को नहीं आते, तो उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि यू शुड नो दैट, अगर आप पेपर चेक कर रहे हो तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि आप पेपर चेक कर रहे हो, आप अच्छा आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो कि कौन सा बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का, कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं बोर्ड का, आपके यहाँ पे कितने टावर्स हैं, कितना बिल आता है, कितना यूनिट है। ही आस्क्ड मी एवरीथिंग इन डिटेल। ओके। सेम गोज विद द गैस पाइपलाइन बिल। बाकी जो एक टास्क है उसको दूसरे के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे मेरा जो जीपी था उसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मैंने जो स्केल होता है उसको मैंने 10 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर ले लिया था, और ये चीज़ मेरे को लिखने के बाद रियलाइज हो गई थी। लोगों के पास 2-3 टीआर थे, उनके एक लाइन में लिखे हुए थे, बट मेरे को पूरा बॉक्स लगा था टीआर का। Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and today we have a very special guest. Today we have Arpit Agarwal who has scored All India Rank 1 in Serious IMA. And his journey has been really inspiring, starting with the fact that he has reduced 40 kgs weight for being fit for the armed forces. And he has scored 200 plus marks in the written examination. That is a very excellent score when it comes to serious exam. He has cleared multiple exams and he got recommendation in his 6th attempt from SSP Allahabad. And if I talk about his challenges, not only stopped here, he got 7 temporary rejections from medical board. He cleared them, and in this interview, he has shared all the aspects of SSP, whether it's written, and what are the extra challenges we face during the preparation. So without any further delay, let's call Arpit to our platform, Defense Torture. एंड अर्पित, ये इंटरव्यू काफी स्पेशल है मेरे लिए. वन ऑफ द रीजन इज लाइक जब आप रिकमेंड हुए थे, यू शेयर्ड द न्यूज एंड दैट रियली मेड माय डे दैट यू गॉट रिकमेंडेशन. बट उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि मेडिकल्स के अंदर इतने सारे चैलेंजेस आएंगे. एंड सेकेंडली व्हेन आई गॉट टू नो दैट you've scored all India rank 1, that was a perk on the cake. So I was the cherry on the cake, we generally say, right? So I was really very happy, and on the very same day we had a conversation. So Arpit, इस इंटरव्यू के अंदर हम हर चीज को काफी डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, चाहे वो आपकी जर्नी हो, चाहे वो और बहुत सारे फैक्टर्स हो. बट विदाउट एनी फर्दर डिले, आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. किस तरह का आपका बैकग्राउंड है, किस तरह का आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एंड इवन फ्रॉम बीइंग सिविलियन बैकग्राउंड, हाउ द आर्म फोर्सेस केम इन द पिक्चर. So please tell us about yourself. सो मेरा हाय हेलो एवरीवन, आई एम अर्पित अग्रवाल. सो मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली आई हैव स्टडीड कॉमर्स एंड आई हैव डन बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम द डीयू कॉलेज ऑफ रामदास कॉलेज. सो या आई एम अ सिविलियन एंड मेरा कोई ऐसा आर्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरे को जो फर्स्ट थॉट आर्मी ज्वाइन करने का आया था वो 10th स्टैंडर्ड में आया था. When I got into my 10th standard, there was a conference organized in which the parents were also invited. तो वहाँ Okay. पर उन्होंने वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज बताई थी और एक काउंसलिंग सेशन हुआ था, तो उसमें आई गॉट टू नो अबाउट द आर्मी एंड एनडीए एग्जाम. Then I Okay. started giving the India exam after my 12th. Mm-hmm. So then I got confidence out. After that, it continued, and finally I got recommended in CDS. All right. So अर्पित, आपकी जो जर्नी है ना, as far as I can see, it looks like a roller coaster ride, right? क्योंकि you get the recommendation in 6th attempt and then you got 7 TR. And मैं सच कहूँ तो मैंने पहला कोई कैंडिडेट सुना है जिसका 7 times टेम्पररी रिजेक्शन दिए मेडिकल बोर्ड के अंदर. सो डेफिनेटली, चाहे वो आपकी एसएसबी की जर्नी हो, चाहे वो रिटर्न जहाँ पे आपने 200 प्लस स्कोर किया, उसको हम डिस्कस करेंगे. बट अर्पित, आई बिलीव बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रिपरेशन के अंदर ना एक हिंड्रेंस होते हैं. One of the factor, once you choose a career like armed forces, there's we have to be physical fit for it, right? And you have reduced 40 kgs weight. That is a huge thing. So wo journey kab shuru hui, or when did you realize that you need to change your you need to work on your physical fitness? So after clearing my India exam, I went to my SSB. So then I used to weigh around 100 kgs. So I realized कि यार everyone else is so fit and doing every task so physically fit. तो मैंने Mm-hmm. देखा यार ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आई नीड टू रिड्यूस माई वेट. तो Right. फिर मैंने इनिशियली स्टार्ट करा था, फर्स्ट मंथ में जिम गया था, बट उसके बाद फिर कोरोना आ गया था, कोविड हो गया Mm-hmm. था. Right. तो आई थॉट कि यार ये अच्छा मौका है, इस पे कहीं बाहर जाना नहीं है, तो बाहर का बंद कर सकते हैं खाना और घर पे Mm-hmm. एक्सरसाइज करके आई कैन इजीली रिड्यूस माई वेट. Right. तो मैंने जब स्टार्ट करा तो 1 वीक 10 डेज के बाद मेरे को रिजल्ट दिखना शुरू हुआ कि हाँ मतलब अगर मैं करूंगा एफर्ट डालूंगा तो उसमें रिजल्ट आ रहे हैं. जैसे Mm-hmm. इनिशियली 1 kg 2 kg ऐसे कम होता था, Mm-hmm. तो मैंने अपना एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाया और डाइट को और स्ट्रिक्ट कर दिया. और सपोज Okay. मैं 3 घंटे एक्सरसाइज करा करता था और Mm-hmm. शाम को जैसे जब होता था तो आसपास के पार्क में रनिंग के लिए भी चले जाता था. ऑल्दो Okay. अलाउड नहीं था बट स्टिल मैं चले जाता था. तो क्योंकि कोरोना था तो वहाँ पे अलाउड नहीं था, बट मैं स्टिल चले जाता था और थोड़ा डाइट अच्छे से मेंटेन करा मैंने. Mm-hmm. सिर्फ घर का खाना खाना और
सिर्फ बेसिक चीजें खाना, कोई बाहर का कुछ नहीं लेकर आना। और फिर ऐसे धीरे धीरे इनिशियली फिर 5 किलो 10 किलो ऐसे करते करते 1 साल लगा पूरा। बट मेरा अच्छा खासा 40 किलो तक वेट कम हो गया और मेरे को खुद अच्छा फिजिकली फिट होने लगा, महसूस होने लगा। और ये चीज मेरे को सिर्फ फिटनेस पे नहीं, मेरे को मेंटली स्ट्रांग कर रही थी, मेरे को पढ़ाई में और बाकी राइट। चीजों में भी काफी हेल्प कर रही थी। एक अच्छा मेंटल पीस डेवलप हो गया था इससे मेरा। तो राइट। ऐसे मैंने पूरा वेट रिड्यूस किया था अपना। वाओ, मैंने जब आपने मुझे फोटोज शेयर करी, आई कुड नॉट बिलीव दैट यू आर दैट पर्सन। आई मीन दिस इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क व्हेन इट कम्स टू फिजिकल फिटनेस, यू हैव टू रिड्यूस द वेट एंड बीइंग फिट। अब हम एसएसबी एंड रिटन के बारे में बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट रिटन फर्स्ट, रिटन का एग्जाम के अंदर आपका स्कोर 200 प्लस है, एंड मैंने जो पिछला इंटरव्यू किया उनका स्कोर 190 था, तो आई कैन कंपेयर इट। 190 एंड देन 200 इज अ 10 मार्क्स का गैप, काफी ज्यादा है। तो मुझे जानना है कि आपने रिटन के लिए प्रिपरेशन कैसे किया। एंड अर्पित, हम हर सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करके बात करेंगे कि किस तरह के आपने रिसोर्सेज लिए हैं, किस तरह से आपने स्ट्रैटेजी करी है, कि आपका शेड्यूल था, कि आपका टाइम टेबल था, कौन से बुक्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बट स्टार्टिंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो काफी अच्छे से एनालाइज आपने करे होंगे जब आप प्रिपरेशन फेज में होंगे। सो वन ऑफ द थिंग बीइंग आस्क्ड बाय वन ऑफ द कैंडिडेट इज लाइक हाउ you can see the change in pattern of the previous year question paper if I talk about 20 years, right? तो किस तरह के पैटर्न वाइज आपने चेंज देखे हैं, एंड अब किस तरह से यूपीएससी पेपर सेट कर रहा है? तो आपने पीवाई क्यूज की बात करी, मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा स्टार्ट भी कर रहा है ना, तो उसको बेसिक सिलेबस कवर करने से पहले पीवाई क्यूज अटेम्प्ट करने चाहिए। उससे राइट। क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा एरिया हमारा स्ट्रांग है ऑलरेडी। बिकॉज जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली हम जो पहले पढ़ चुके हैं अपने 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बीच में, उसी से रिलेटेड एनसीईआरटीज की बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग होता है। तो राइट। उससे हमें आइडिया लग सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। और हमें सिर्फ सीडीएस का एग्जाम देते हैं तो हमें सीडीएस का, साथ में एनडीए और सीएपीएफ, इन सबके पीवाई क्यूज हमें ट्राई करनी चाहिए। ओके। और पिछले 10 साल के पीवाई क्यूज पे ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा पीछे जाना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि तब बहुत अलग पैटर्न हुआ करता था। अगर बिल्कुल। हम पिछले 10 साल में जाएंगे तो उसमें भी अराउंड 20 पेपर सीडीएस के और 20 पेपर एनडीए के और 10 पेपर सीएपीएफ के इजीली मिल जाएंगे। ओके। तो टोटल 50 पेपर होते हैं। और जो एक ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें देखा है कि पहले जो सीडीएस की मैथ्स होती थी वो काफी इजियर साइड पे होती थी, सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज लगाकर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते थे। बिल्कुल। बट पिछले 2-3 साल से जो पेपर आ रहे हैं वो थोड़ा लॉजिक बेस्ड आ रहे हैं। बहुत अच्छी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है पेपर सॉल्व करने के लिए। तो राइट। थोड़ा हाँ, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल बेस्ड पेपर डेवलप होता जा रहा है। इंग्लिश इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही है, क्योंकि इंग्लिश जो रूल्स हैं वो हमेशा से सेम है और सेम ही रहेंगे इंग्लिश के रूल्स। राइट। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कभी कभार एक आधा साल में चेंज कर देते हैं। जैसे एंटोनिम सिनोनिम कम आ जाते हैं, उसकी जगह कोई और पोर्शन को ज्यादा बढ़ा देते हैं। बट ऑन अ ब्रॉडर नोट सब सेम ही रहता है। और जीके की बात है तो जीके में ऐसा होता है कि कभी कोई एक पेपर में कोई सब्जेक्ट का मुश्किल डाल देते हैं, कभी किसी दूसरे सब्जेक्ट को मुश्किल डाल देते हैं। बट ओवरऑल जो सोर्सेज हैं वो तब भी सेम थे और अभी भी सेम ही है। बिल्कुल। बाकी अगर किसी को वैसा करना है तो मेरे हिसाब से कोई सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज कोई हमें गारंटी नहीं होती कि जो हम छोड़ के जा रहे हैं क्या पता उसमें से इजियर क्वेश्चन आ जाए और बिल्कुल। जो हम पढ़ के जा रहे हैं उसमें से बहुत मुश्किल क्वेश्चन आए। तो अगर जीके को कवर करना है तो उसमें सारे सब्जेक्ट कवर करने चाहिए और कुछ सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे आप थोड़ा पढ़ो बट उसी को बार बार पढ़ो। तो ओके। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है पीवाईक्यूज का। ओके। अर्पित, आपने अभी जीएस के बारे में बात की, तो पहले जीएस को ही डिस्कस करते हैं। तो मुझे एक कैंडिडेट का मैसेज आया कि मैम अर्पित सर ने कवर किया है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो हिस्ट्री हो, आपने उन सब्जेक्ट्स को भी कवर किया है। जनरली लोग उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि वो काफी लेंदी हो जाते हैं, या वो सोचते हैं कि चलो हम दूसरे सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। सो जीएस के पर्सपेक्टिव में इन दोनों सब्जेक्ट के साथ साथ आपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी कैसे प्रिपेयर किया, एंड किस एरिया की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, किसकी तरफ कम? इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट व्हाट टू अवॉइड जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारा इतना सारा वास्ट सिलेबस तो हम कवर कर ही नहीं सकते। सो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी व्हेन इट कम्स टू जीएस? तो जीएस में जैसे आपने बताया इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। और राइट। लॉजिकल भी है क्योंकि इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर इनमें कुछ बेसिक चीजों को कर लिया जाए तो पेपर में आधे क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं। ओके। और मेरा मानना है कि अगर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के अगर 50-60% क्वेश्चन भी पेपर में बन रहे हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर होता है, बिकॉज हम बाकी सब्जेक्ट्स में बाकी पेपर कवर कर सकते हैं। तो राइट। जो इकोनॉमिक्स का मेरा सोर्स होता था वो बेसिक 11th-12th की जो माइक्रो मैक्रो की एनसीईआरटीज आती हैं वो मैं करता था। और बेसिक समझने के लिए मृणाल सर का एक चैनल है इकोनॉमिक्स का, उस पर आप बेसिक समझ सकते हैं। तो यूट्यूब पे वो फ्रीली अवेलेबल है उनकी वीडियोस। तो ओके। इतना इकोनॉमिक्स का करना, इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स जानना और उसकी करंट अफेयर्स के साथ बस देख लेना कि कौन से करंट अफेयर्स न्यूज में चल रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इतना करता था मैं इकोनॉमिक्स के लिए। और हिस्ट्री के लिए मेरा क्लियर होता था कि जितना मैं कर रहा हूँ मैं सिर्फ उतनी ही बुक्स को रखूंगा और उसी को बार बार करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत अलग अलग राइटर्स की बुक्स हैं।
तो उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसका 5-6 बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं तो। हम्म तो अगर इसके बाहर कुछ पेपर में आएगा तो वो मैं छोड़ दूंगा, हम्म बिकॉज सारा करना एक लॉजिकल चीज नहीं है। तो बिल्कुल हिस्ट्री में मैं 12th की 3 बुक होती हैं थीम्स की, वो हम्म एक एंशियंट की, एक मॉडर्न की और एक मिडीवल की है। हम्म तो इन तीनों बुक्स को मैंने अच्छे से करा था, बिकॉज आधे क्वेश्चंस इसी बुक में से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आते हैं। हम्म बस ये है, हमें देखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी लाइंस होती हैं एनसीईआरटी में और ऐसा कहीं से भी आ सकता है वो, तो हमें उसको बार बार रिवाइज करना होता है। तो बिल्कुल मैंने अपने सोर्सेज को हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए लिमिटेड रखा था। हम्म और बस इतना ट्रस्ट था कि अगर इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो वो मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज हमें सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं नहीं। एक बिल्कुल 40 to 50 का स्कोर एक अच्छा स्कोर होता है जीएस में, और हम्म 20 मार्क्स बेसिक पासिंग मार्क्स होते हैं। राइट अब ज्योग्राफी की बात आई तो ज्योग्राफी में 9 to 12 की मैं बुक्स पढ़ता था, हम्म और जो सारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, और इन्हीं को मैंने रिपीटेशन के साथ रिवाइज करा। हम्म बाकी इसका हम मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्योग्राफी भी मैप की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो रही है, क्योंकि राइट जो प्लेसेस न्यूज में रहती हैं उन्हीं के ऊपर ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ जाते हैं। हम्म हमें अपना स्पेशली अपने इंडिया से रिलेटेड कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है, उसकी बॉर्डरिंग स्टेट कौन सी है, वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन से पास हो रहे हैं, हम्म उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, कौन सी स्टेट्स का उसके साथ बॉर्डर के साथ मास लग रहा है। तो ये चीजें मैप को देखते रहने से और ज्योग्राफी की बेसिक बुक पढ़ने से क्लियर हो जाता है। बिल्कुल बाकी पीवाईक्यू तो सबके करते रहने चाहिए साथ साथ। हम्म इसके अलावा फिर साइंस साइंस मेरे हिसाब से जीएस का सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है, बिकॉज बिल्कुल जो नाइन्थ और 10th की बुक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 29 क्वेश्चन उसी से आते हैं। हम्म तो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसी को बार बार करना है, और उसमें स्पेशली जो बॉक्सेस हैं और जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं वो राइट कई बार एग्जैक्ट आ जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बिकॉज हमें पता भी नहीं चलता और वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना होता है, और फिर हम सोचते हैं कहाँ से आया, बट वो एनसीईआरटी की छोटी छोटी जगह पे छुपा होता है और हमें उसी को देखना होता है। बिकॉज यूपीएससी सेम जगह से क्वेश्चन उठाती है और बस उसको थोड़ा घुमा के दे देती है, राइट और यूपीएससी के सोर्सेस सेम ही रहते हैं, एनसीईआरटी ही मेन सोर्स है यूपीएससी का। राइट इसके अलावा करंट अफेयर्स एक मेजर चंक होता है इसका जीएस का, तो करंट अफेयर्स के लिए यही मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से पढ़ना यूजफुल नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बट उसके नोट्स बनाना यूजफुल नहीं है रोज डेली बेसिस पे, बहुत राइट टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आपकी इंग्लिश में भी हेल्प होती है, आपकी एसएससी के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं उस पढ़ने से। और जो जीके के एंड में करना चाहिए, लास्ट का 1 मंथ होता है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल आपको टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती है मंथली बेसिस पे, तो आप उसको लास्ट के मंथ में पढ़ना पढ़ना चाहिए। बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, जैसे सीडीएस जर्नी का चैनल है या फिर इनसाइट एसएसपी चैनल है। तो राइट इनसे आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं, इनके करंट अफेयर्स से रिलाई कर सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आराम से 10-15 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, और बाकी बिल्कुल क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं वो फिर किसी से भी नहीं बनते, बहुत मुश्किल से बनते हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए। हम्म तो जीएस में एक अच्छा अटेम्प्ट 100 to 105 के बीच में रहता है, जिसमें हम्म आपकी 80% एक्यूरेसी भी होती है, तो भी अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। और बिल्कुल थोड़ा रिस्क जरूर लेना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते हुए, हम्म बिकॉज अगर हम रिस्क नहीं लेंगे ना तो क्योंकि यूपीएससी में अगर मैं खुद जब पेपर देता था तो अराउंड 40 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो शॉर्ट शॉर्ट आते होते थे। बिल्कुल बाकी क्वेश्चंस में मैं रिस्क लेता हूँ, हम्म जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट रहते हैं, या फिर अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है तो भी मैं रिस्क लेता हूँ, क्योंकि ठीक उसमें परसेंटेज ऑफ एरर कम हो जाता है। हम्म तो अगर 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें 10 या 15 क्वेश्चन भी ठीक है तो वो भी पॉजिटिव देता है। तो राइट ये बेसिक जीके का स्ट्रेटेजी होती है। एंड व्हाट अबाउट पॉलिटी एक सब्जेक्ट पॉलिटी हमने छोड़ दिया है या पॉलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऑल्दो पॉलिटी की इंपॉर्टेंस यूपीएससी की तरफ से कम होती जा रही है, बिकॉज राइट ऐसा ट्रेंड में पॉलिटिक्स के जैसे अगर पहले 15-20 क्वेश्चन आते थे, बट हम्म लास्ट जो पेपर हुए हैं उसमें अराउंड 10 9 10 ऐसे क्वेश्चन आए हैं, हम्म एंड दैट टू बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन आ गए हैं, बट स्टिल हम्म पॉलिटी करना जरूरी है, बिकॉज वो हमें राइट और जगह पे हेल्प करता है, जैसे एसएसबी में भी काफी हेल्प करता है पॉलिटिक्स की बेसिक नॉलेज होना भी। तो हम्म पॉलिटिक्स के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक होती है, वो ही काफी होती है, अकेली बुक काफी है, बट अगर किसी को बेसिक से पढ़ना है, किसी को अगर पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, तो क्लास 11th की फंडामेंटल्स की बुक है पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी, तो वो कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और फिर लक्ष्मीकांत पे शिफ्ट कर सकते हैं। और लक्ष्मीकांत पे भी बेसिक चैप्टर्स हैं जो सब इंपॉर्टेंट है, पूरी लक्ष्मीकांत करना एक वैल्यूबल चीज नहीं है, बिकॉज उसमें काफी चैप्टर्स हैं जो हायर हायर एग्जाम्स के लिए हैं, जैसे सीएससी वगैरह के लिए हैं, तो हमें उस पर नहीं जाना होता है। तो बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इन सबको कवर करना चाहिए, और पीवाईक्यू लगानी चाहिए। तो ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है। एक अर्पित जैसे सिलेबस के साथ साथ कुछ कुछ ना यूपीएससी में हम और एरर्स भी कर देते हैं जैसे जनरली क्वेश्चन में नॉट हम्म लिखा है या ओनली लिखा है तो वो वाली चीजें ज्यादा मुझे लगता है कई बार गलतियां हो जाती है सो नाउ हम्म। टॉक लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश इंग्लिश के अंदर भी आई थिंक इंग्लिश इज कंपैरेटिवली इजी व्हेन इट कम्स टू सीरियस एग्जाम तो आपने इंग्लिश को कैसे किया हाँ, इंग्लिश इजी, बिकॉज इंग्लिश में एक ही सब्जेक्ट हमें करना है, जबकि जीएस में हमको सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं। तो बिल्कुल
इंग्लिश के लिए मैंने देखा था कि इंग्लिश जो मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू अटेम्प्ट किया था उसमें मेरे 60-70 के मार्क्स के बीच में आ रहे थे। तो मैंने देखा इसमें इंग्लिश ज्यादा मुश्किल है नहीं, इजीली 70 प्लस स्कोर करके हम मेजर चंक इंग्लिश से स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल। बिकॉज जो ओटी की कट ऑफ होती है वो अराउंड 100 to 105 होती है, और अगर 70-75 मार्क्स इंग्लिश में आ जाते हैं तो इजीली हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए अगर बेसिक से स्टार्ट करना होता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना, बिकॉज या फिर कोई मैगजीन पढ़ना, बिकॉज हम जितना पढ़ते हैं उतना ही हमारे सबकॉन्शियस में चीजें स्टोर होने लगती हैं। तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम एक ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक फ्लो में हम आंसर बता सकते हैं उसका कि हाँ इसमें ऑफ आएगा, इसमें फॉर आएगा। तो राइट। ऐसे करके हमारा एक माइंड डेवलप हो जाता है इंग्लिश के लिए। बाकी जब स्टार्ट करना हो बुक से तो रूल्स वगैरह पढ़ने के लिए या तो एस टी बख्शी की बुक या फिर नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, इनमें से आप ओके। कोई भी बुक लेके उनके, हाँ उनके बेसिक रूल्स पढ़ना और फिर साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो ये इसके थ्रू आपके इंग्लिश का कवर हो सकता है। और जो वोकेबलरी है उसको रटने की जरूरत नहीं है, आप पीवाईक्यू की वोकेबलरी करो और थोड़े बहुत वर्ड जो और दूसरे एग्जाम्स में आए हो वो करो। बस ओके। क्योंकि जो हमें पेपर में सारे सारे 20 के 20, अगर जरूरी नहीं कि हमारे एंटोनिम सिनोनिम हो ही जाए, अगर बिल्कुल। 15-16 एंटोनिम सिनोनिम हो रहे हैं तो इनफ होते हैं। और इंग्लिश में जो स्ट्रैटेजी होती थी मेरी, वो मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। आउट ऑफ 120 में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, बिकॉज इंग्लिश में इजीली 2 ऑप्शन हर क्वेश्चन में एलिमिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल। इतना हमें पता होता है कि हाँ ये नहीं होगा, तो इंग्लिश में पॉजिटिव ही मार्क्स देते हैं वो फिर। तो ये बिल्कुल। इंग्लिश का ओवरव्यू है टोटल। मैं कहूँ अर्पित, अगर मैथ्स के बारे में मुझे सबसे ज्यादा जो Q&A के अंदर डाउट आया है कि मैथ्स कैसे करनी है। सो मैथ के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आप अपने हिसाब से उसको ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करिए कि मैथ्स के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सो मैथ के रिगार्डिंग क्या स्ट्रैटेजी होगी? तो जो इसमें मैथ्स आती है वो हायर मैथ्स नहीं होती है, वो बेसिक मैथ्स होती है, बट हम्म। क्वेश्चंस जो आजकल आ रहे हैं वो थोड़े टफ आ रहे हैं। हम्म। तो अब जो कोई शुरू कर रहा है बेसिक मैथ्स, तो किसी ना हम्म। किसी का हर एक क्वेश्चन स्ट्रांग होता है और हम्म। किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। जैसे इसमें ब्रेक डाउन करा जाए तो एलजेब्रा होता है, हम्म। नंबर सिस्टम होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, स्टैट्स होती है, हम्म। प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसे करके 4-5 डोमेन्स होती हैं और इसके अंदर सब चैप्टर्स होते हैं। तो राइट। अब एक बच्चे को सबसे पहले जो स्टार्ट करता है उसको देखना चाहिए कि उसका स्ट्रांग एरिया कौन सा है जिसमें हम्म। उसको मार्क्स बन सकते हैं। हम्म। अगर किसी का नंबर सिस्टम अच्छा है तो उसको ये इंश्योर करना चाहिए अगर नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल। उसको ऐसे करके अपने एरियाज डिवाइड कर लेनी चाहिए और सबसे पहले उसको काम करना चाहिए अपने वीक एरियाज पे, बट साथ हम्म। साथ स्ट्रॉन्ग एरियाज को भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो कौन सी हम्म। चीज मैंने देखी है कि अगर मैथ्स प्रैक्टिस से निकल जाए तो फिर मैथ्स के जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी बनाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। बाकी जो हमें ट्राई करना चाहिए, जो बेसिक क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उसको हम हम्म। ना छोड़ें। हम्म। और कभी भी ऐसा ना करना चाहिए कि पेपर में मुश्किल क्वेश्चन को पहले से स्टार्ट करा, हमें हम्म। सारे आसान क्वेश्चन ढूंढ के पहले पेपर में कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। उसके अलावा अगर जो मुश्किल क्वेश्चन है उसको सबसे पहले शांति से बैठ के उसमें देखना चाहिए कि उसमें लॉजिक क्या लग सकता है। बिकॉज हम्म। अब जो मैथ्स आ रही है वो थोड़ा हार्डर हार्डर उसकी तरफ जा रही है, तो हमें उसमें इजी पार्ट को देख के उसको निकालना है और फिर उसको उसमें अपना फॉर्मूला लगाने हैं। तो बिल्कुल। अगर किसी को मैथ्स पढ़नी है, अगर हम्म। कोई बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, तो एसएससी का जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो काफी अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं जो भी हम्म। चैनल्स हैं एसएससी के। बिकॉज सीडीएस की स्पेसिफिक मैथ्स पढ़ाने वाले बहुत रेयर हैं, हम्म। कोई भी इस पे चैनल्स वगैरह पे। तो हम्म। एसएससी की जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनका कोई भी कोर्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको किसका समझ में आ रहा है, और वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। हम्म। बिकॉज मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको और एग्जाम्स में भी काम आने वाले हैं। तो हम्म। मैथ्स के लिए आप कोई भी चैनल का देख सकते हैं, आप एसएससी सर्च करेंगे आपको काफी चैनल्स दिख जाएंगे, आप उसमें से हम्म। किसी का भी कोर्स ले सकते हैं। और मैथ्स के अपने एरियाज को डिवाइड करके स्ट्रॉन्ग वीक के हिसाब से आप मैथ्स शुरू करिए। और सबसे पहले आप पहले वाले पीवाईक्यू लगाइए, लास्ट 2 या 3 साल के मत लगाना क्योंकि वो काफी क्वेश्चन मुश्किल है। अगर आपसे आसान क्वेश्चन बनने लग जाएं उसके बाद आप फिर ये वाले 2-3 वाले पे शिफ्ट करना, हम्म। तो मैथ्स ऐसे आपकी हो जाएगी। तो अमित, आपको क्या लगता है कितना टाइम चाहिए सीडीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? आई मीन मिनिमम ड्यूरेशन टू प्रिपेयर फॉर सीडीएस एग्जाम। अगर कोई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो 6 महीने में उसका कवर हो जाएगा इजीली। हम्म। बस रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो 6 महीने इनफ होते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हम्म। सिंस यू हैव मेंशन कंसिस्टेंसी, तो जनरली जब भी प्रिपरेशन के बारे में बात आती है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो एसएसबी हो, तो हम और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रिपरेशन के अंदर एक तरह का हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, राइट? चाहे हम कई बार हम्म, डीमोटिवेट हो जाते हैं या कई बार अनवांटेड प्रेशर भी आ जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे साथ वाले का हो रहा है कि और हमारा नहीं हो रहा है। सो प्रिपरेशन के ऑनगोइंग प्रिपरेशन के साथ साथ ये वाले फैक्टर्स भी हैं अर्पित जो हम डील करते हैं। तो हम्म। आपने कैसे डील किया जो डीमोटिवेशन है या अनवांटेड प्रेशर है? सो आपने इन सब चीजों के साथ कैसे डील किया? इसके लिए 2 तरीके होते थे मेरे पास, या तो मैं कोई अपनी हॉबी जो थी उसमें एंगेज रहूं, जैसे या तो रनिंग करना, कुकिंग वगैरह करना। तो ओके। इससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आपको एक फ्री स्पेस मिल जाती है कि हाँ कुछ और नया करने के लिए। उसके बाद आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। या हम्म। फिर अपने किसी क्लोज से शेयर करना, जैसे मैं मम्मी के साथ शेयर कर लेता था, तो हम्म। वहां से काफी मोटिवेशन मिलती है कि जिससे आप हम्म। शेयर कर सको। आपके पास एक ऐसा कोई क्लोज होना चाहिए जिससे आप हम्म। शेयर कर सको। और डिमोटिवेशन आना एक नॉर्मल चीज है, वो सबके साथ होता है। बिकॉज राइट। फर्स्ट टाइम में सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलती है।
हम्म और इसको बस ये है कि ठीक है, 1-2 दिन तक चलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है सबके साथ, पर इसको हम्म अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना और अपना हम्म माइंड डिस्ट्रैक्ट करके रखना है। हम्म बाकी जैसे मैंने बताया, तो कोई अपनी हॉबी डेवलप कर लो या फिर किसी दोस्त के साथ बात करके और खुद को मोटिवेट करो, तो यही तरीका होता है इसका। राइट। सब आपकी एसएसबी की जर्नी को डिस्कस करते हैं अर्पित। जब भी हम बात करते हैं एसएसबी की, तो रिटन तक तो एक अलग चैलेंज है और एसएसबी के रिगार्डिंग एक अलग चैलेंज शुरू हो जाता है। सो जब आप अपनी एसएसबी के लिए गए, सो जो सबसे पहला चैलेंज आता है वो है स्क्रीनिंग प्रोसेस। सो स्क्रीनिंग के अंदर स्क्रीनिंग रेट बहुत कम है। सो हाउ यू यूज टू प्रिपेयर फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द टिप्स यू वांट टू गिव व्हेन इट कम्स टू स्क्रीनिंग प्रोसेस? तो स्क्रीनिंग के लिए मेरा मानना है कि ओएआर को सबसे अच्छा कर लेना चाहिए, बिकॉज ओएआर बहुत कम लोगों का बेकार होता है। अगर हम उसमें पीछे हो जाएंगे तो फिर बहुत कम चांसेस आते हैं आगे बढ़ने के। तो ओएआर हमेशा 1 या 2 एम करना चाहिए रेटिंग में। तो ओएआर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमें ट्राई करना चाहिए हम सारे अटेम्प्ट करें, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो उसमें हमेशा जब भी जाओ सारे अटेम्प्ट करने चाहिए। और बाकी जो लोग प्री कंसीव स्टोरी लेके जाते हैं वो हमें कभी नहीं लिखनी चाहिए, बिकॉज वो पता चल जाता है सेल्फर्स को, क्योंकि उनको काफी एक्सपीरियंस होता है। तो राइट। हमें ऑन द स्पॉट स्टोरी सोचनी चाहिए, चाहे वो स्टोरी थोड़ी अच्छी ना हो बट चल जाता है, बट इट्स ओके, क्योंकि अगर प्री कंसीव स्टोरी होती है तो वो बिल्कुल ही बेकार लगती है। बट अगर आपने उससे रिलेटेड स्टोरी लिखी है और वो उससे थोड़े बहुत एक्शंस कम भी हैं तो वो भी चल जाता है। बट स्टोरी आपकी फ्रेश होनी चाहिए और पिक्चर से रिलेटेड होनी चाहिए। राइट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नरेशन है। नरेशन एकदम आपका शॉर्ट होना चाहिए और एकदम क्रिस्प क्लियर होना चाहिए। फंबल नहीं करना नरेशन देते हुए, और लाउड होना चाहिए। बाकी जो ग्रुप डिस्कशन है वो जनरली अपने हाथ में नहीं होता है इतना, वो आउट ऑफ कंट्रोल चीज है, क्योंकि बिल्कुल। उसमें फिश मार्केट काफी हो जाता है, स्पेशली राइट। रिपीटर्स के साथ तो बहुत हो जाता है फिश मार्केट। सो उसमें हमें ट्राई करना चाहिए कि अगर मौका मिल रहा है तो अपने पॉइंट्स दो, नहीं मिल रहा है तो ट्राई करो कि जब पॉज हो तब एक आधा पॉइंट दे दो। बट जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट नरेशन नरेशन का पार्ट है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे बैठते हुए आपको उठते हुए आपको ऐसे जज कर रहे होते हैं। तो यही पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस का मेन है कि आपको अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखनी है और अवेयरनेस मेंटेन करके रखनी है पूरे टाइम पे। बिल्कुल। अब बिफोर आई गो टू द स्टेज टू टेस्टिंग, आई वांट टू डिस्कस सर्टेन अदर फैक्टर्स। जैसे हमारा जो पहले एसएसबी का ड्यूरेशन होता है वो काफी सफिशिएंट होता है, 2 से 3 महीने, जहाँ पे हम अच्छे से चीजों को हम्म। प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आपको 6 एसएसबी का एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं बात करूँ अपने एनडीए, एफकेट, सीडीएस एंड और बहुत सारे एग्जाम्स भी क्लियर करे हैं, आप एसएसबी भी आप काफी बार गए हैं। तो उस एक्सपीरियंस बेसिस पे अगर आप किसी एक उस कैंडिडेट को सजेस्ट करना चाहो कि उसको किस किस एरिया के अराउंड ज्यादा एम्फोसिस करना चाहिए प्रिपरेशन टाइम पे, अगर वो अपनी पहली एसएसबी के लिए जा रहे हैं, तो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प अर्पित, इफ यू कुड सजेस्ट फ्यू ऑफ द एरियाज दे कैन प्रिपेयर ऑन। तो सबसे पहले उसको ना पीआईक्यू फॉर्म को भर के देखना चाहिए, बिकॉज पीआईक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है एसएसबी में। वो इंटरव्यू में भी हेल्प करता है और साइकोलॉजी टेस्ट में भी हेल्प करता है। तो राइट। पीआईक्यू फॉर्म भर के देखना चाहिए, उससे हम अपने बारे में काफी कुछ जान जाते हैं कि हमारे एजुकेशन पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर हमारी कहाँ स्टैंड करते हैं हम हॉबीज पे, इंटरेस्ट पे, हमारे रिलेशंस पे। और उसको अपने एक एसडी तैयार करना चाहिए। एसडी से भी हमारा इंटरव्यू और साइक के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उससे हम पेरेंट्स के बारे में, कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स, आप खुद के बारे में। तो बेसिक है कि आपको खुद के बारे में अच्छे से जानना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से जानना है। राइट। आपको ये सब देख लेना चाहिए कि आपको करंट अफेयर्स से थोड़ा सा मतलब रखना चाहिए कि कितने क्या आसपास हो रहा है, इंडिया से रिलेटेड क्या चीजें हो रही हैं, या वर्ल्ड में क्या चीजें हो रही हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपको जीटीओ में भी काम आता है, आपका जीडी में और लेक्चरेट में भी काफी चीजें हेल्प करती हैं। और बिल्कुल। दूसरा, आपको अपना नरेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं जो करता था वो मैंने क्या किया था कि मैंने अपना खुद का रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, 1-1 मिनट की पीपीडीटी की जो नरेशन होती थी। उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होने शुरू हो जाता है कि हाँ मैं बिल्कुल। बोल सकता हूँ। और फिर उससे बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हो, आप वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक कर सकते हो कि आप कहीं अपना हाथ तो नहीं ज्यादा हिला रहे, आपके पैर तो नहीं हिल रहे, बिकॉज ये चीजें बहुत कॉमन होती है वहां पर, और ये चीज बिल्कुल। हम उस समय नहीं देख पाते, इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बिल्कुल। आप इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। और बेसिक आप सारे टास्क तो जान ही लो, सारे कौन से टास्क एसएसबी में होते हैं। और बस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो और अच्छी नॉलेज के साथ चले जाओ एसएसबी में। आई मीन यू हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स दैट नीडेड टू बी प्रिपेयर्ड। अर्पित, एंड आपने कोचिंग नहीं ली है, तो हम चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चाहे वो जीटीओ हो, हर चीज के अंदर हम थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू स्टेज टू टेस्टिंग, तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडी। सो इफ आई टॉक अबाउट टीएटी, वहाँ पे एक पिक्चर शो करी जाती है एंड वी हैव टू मेक अ स्टोरी। सो इफ यू कैन टेक एन एग्जाम्पल एंड देन वी कैन डिस्कस। So Arpit, here's the picture, and the main thing to the main purpose to discuss the picture is to analyze the minute detailings, right? तो हम उस basis पे हम picture को discuss करेंगे. So how do you observe a picture? So if this is the picture that comes to you, so how you are going to observe it? तो सबसे पहले इसमें मैं देखता हूँ करेक्टर्स कितने हैं, और जो सबसे पहले किस करेक्टर के ऊपर मेरा ध्यान जा रहा है, तो उससे आइडेंटिफाई होता है कि वो करेक्टर मेन मेन हीरो बन सकता है उसका पिक्चर का।
और फिर बैकग्राउंड चेक करता हूँ कि बैकग्राउंड में क्या क्या है, जैसे पता चल जाता है कि रूरल सेटअप है या फिर अर्बन सेटअप है, और हिडन रिसोर्सेज कौन सी है, जैसे ओके। कोई पत्थर पड़ा है या फिर कोई कुछ उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे इनके हाथ में देखा जाएगा तो एक कुछ ऑब्जेक्ट है जिससे वो कुछ काट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल। कुछ है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, बिकॉज हिडन जो चीजें हैं वो माइन्यूट डिटेल्स शो करता है पिक्चर के अंदर, और इसके थ्रू आप अपनी पिक्चर को स्टोरी बना सकते हैं। अब जैसे इसमें काफी सारे लोग हैं और दो लोग भीड़ को कम कर रहे हैं और एक बंदा कुछ कुछ काट रहा है शायद किसी चीज से, तो राइट। इसमें अगर तो स्टोरी बन सकती है, वो क्लियरली दिखता है कि या तो कोई बॉम्ब, जो बॉम्ब स्क्वाड का बनता है वो कोई बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा है, और बाकी जो पुलिस है वो पब्लिक को दूर कर रही है, तो राइट। इसके थ्रू आप अपनी स्टोरी कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो अपने एक्शंस को डालना, बिकॉज अगर चलो ये सबको समझ में भी आ जाता है कि बॉम्ब डिफ्यूज हो रहा है, बट उसके अंदर एक्शंस क्या लेने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि इसके अंदर पब्लिक को दूर करना, और सबकी सेफ्टी को इंश्योर करना, अच्छे से बैरिकेड्स लगाना, फिर बॉम्ब डिफ्यूजन के लिए उसके बाद की चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं कि सीनियर्स को बताना कि क्या क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे सीनियर्स नहीं आते तो उनको सब कुछ अपडेट करना, तो ये चीजें बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं। राइट। और अब जैसे कोई दूसरी पिक्चर भी आ सकती है जिसके अंदर फायर लगी हुई है, तो अगर किसी ने कभी फेस नहीं किया है तो उसको लिखने में मुश्किल होती है कि क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, तो इसके बिल्कुल। लिए आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पे आप देख सकते हैं कि प्रिकॉशंस ड्यूरिंग फायर, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या करना होता है, तो राइट। चीजें थोड़ी रियलिस्टिक लगती हैं। तो ये मैं करता था फ्री टाइम में कि जो पिक्चर्स होती थी उससे रिलेटेड, जैसे अब कोई डूब रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए हमको, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करो, क्योंकि अगर आपने कभी फेस नहीं किया है तो आपको थोड़ी दिक्कत आती है एक्शंस लिखने में, तो इससे बिल्कुल। आपके एक्शंस डेवलप हो जाते हैं। तो ये आई जो मीन, टीएटी में मैं ऐसे अप्रोच करता था। ये जो आपने गूगल का आइडिया दिया है, दैट इज, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमें चीजें पता ही नहीं है उस टाइम पे एक्शन क्या लेना है, तो हम किस तरह से चीजें डालेंगे, एक्शंस डालेंगे ही नहीं। सो इफ आई टॉक अबाउट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो वहां पे वर्ड्स हर तरह के मिलते हैं हमें, चाहे चाहे वो नेगेटिव वर्ड्स हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, समटाइम न्यूट्रल एज वेल। सो इफ आई प्रिसाइजली फोकस ऑन नेगेटिव वर्ड्स, सो आप उन वर्ड्स को कैसे डील करते थे व्हेन इट कम्स टू WAT? मैं उसको पॉजिटिव करने का ट्राई करता था, जैसे हेट आया अगर वर्ड, तो मैं ट्राई करता था कि लव के थ्रू उसका बता सकूं, जैसे केयर एंड अफेक्शन रिमूव्स हेट्रेड, या तो मैं उसको नेगेटिविटी को रिमूव कर दूं, अगर ओके। उस समय ये नेगेटिविटी रिमूव नहीं हो रही है तो उसका जस्ट ऑपोजिट लिख दूं। तो जैसे कुछ लव से रिलेटेड लिख दिया, जैसे फैमिली, देयर इज लॉट ऑफ लव इन्वॉल्व इन द फैमिली, ऐसे करके या तो वर्ड हटा दो या फिर उसको ऑपोजिट करके लिख दो, ओके। तो नेगेटिव वर्ड्स को ऐसे डील करता था मैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट SRT, तो SRTs के अंदर कई बार में दो टास्क भी दिए जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो जो जनरली मैंने देखा है हम्म। कि वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेकेंडरी के चक्कर में प्राइमरी गोल को भूल जाते हैं। एंड कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, अर्पित, कि हम लिमिटेड टाइम के अंदर कर नहीं पाते हैं पूरे कंप्लीट। सो SRTs का अगर कोई एग्जांपल देके आप एक्सप्लेन कर सको कि इस तरह से आप SRT शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में लिखते थे, तो एक दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। तो जैसे एक एसआरटी, बहुत कॉमन एसआरटी होती है कि हिज कैप्टन गॉट इंजर्ड एंड देयर टीम हैज टू प्ले द मैच नेक्स्ट डे, सो व्हाट विल ही डू। तो ओके। इसमें अब सिंपली बनाना होता है कि ही विल टेक द रोल एज द कैप्टन, ही विल मोटिवेट द टीम, परफॉर्म वेल एंड विन द कप। सो ऐसे करके हमें पूरा लिखना होता है, बट राइट। इसमें जो लोग गलती कर देते हैं वो मेरे हिसाब से वो पूरा सेंटेंस लिखने के चक्कर में बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं और फिर एसआरटी छूटती जाती है, तो इसमें हमें कॉमर्स डाल के लिखने चाहिए, और राइट। ऐसा अप्रोच बनाना चाहिए कि सिचुएशन पूरी सॉल्व भी हो जाए और हमारा जो स्पेस भी है वो भी ज्यादा खर्च ना हो, तो कॉमर्स डाल के अप्रोच करना बेस्ट रहता है। और जैसे एक और एग्जांपल होता है कि ही वाज गोइंग टू हिज होम, ऐसे करके ये अपना सेकेंडरी एम है, जो प्राइमरी एम होता है वो होता है कि बट कुछ भी उसके प्रॉब्लम आ जाती है उसके साथ में, हाँ। जैसे बट ही फाउंडेड अ एक्सीडेंट ऑन द रोड, तो ऐसे करके राइट। एक प्रॉब्लम आ गई, तो जो बच्चे करते हैं कि पूरा एक्सीडेंट सॉल्व कर दिया बट एंड पे लिखा नहीं कि ही वेंट टू दी होम, बिकॉज हमें दिखाना है कि वो पहले जो कर रहा था उसने आखिरी में पूरा काम किया है, तो हमें जो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये एसआरटी को अप्रोच करता था मैं इससे। हम्म। और आपने SD कैसे किया? क्योंकि SD के अंदर यहाँ पे दो ओपिनियन सुने मैंने जनरली, कि एक वो बोलते हैं कि अपनी तरफ से पहले से प्रिपेयर करके लेके जाना, सम सेज कि वहां जाके लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। एंड देयर आर पीपल हु टेक जेन्युइन ओपिनियंस ऑफ पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी, एंड देन दे राइट। एंड देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, अर्पित, यहाँ पे जो सुनने को मिलता है, दैट बैलेंस करके लिखो, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा एक आधी लाइन बुरी भी लिखनी है। तो सबका अपना अपना जोनर है जब SD के बारे में बात आती है। तो आप SD कैसे लिखते थे? उसके साथ साथ इफ यू कुड शेयर सम एग्जांपल्स जो आपने अपनी SD में लिखा था, तो दैट वुड गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट SD। तो एसजी में मैंने ट्राई करा था कि मैं पूछ सकूं जैसे अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, तो आधा एसजी मैंने उनके हिसाब से लिखा था और आधा एसजी मैंने एज्यूम करा था, बिकॉज पूरा नहीं हो पा रहा था कि इतना सारा कंटेंट नहीं मिल पा रहा था उनसे पूछने के बाद।
तो ओके। इसमें ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव लिखूं, मतलब 4-5 सेंटेंस अगर लिख रहा हूँ तो 4 सेंटेंस पॉजिटिव लिखूं और एक सेंटेंस में नेगेटिव लिखूं। बट उस नेगेटिव सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहा हूँ वो लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव। बिकॉज किसी ना सबके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी की, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज होती है, बट बिल्कुल। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो चीज मैटर एग्जैक्टली। करती है। तो मैं ट्राई करता था कि अपने पेरेंट्स से बात करके पूछ सकूं कि हाँ क्या क्या चीजें हैं जो इम्प्रूव करने की है, तो जो मेरे को चीज लगती थी वो मैं लिखूं। अब जैसे कोई अच्छी चीज के बारे में बात करूं तो अब मैं उसको डायरेक्टली लिखने की जगह, एडजेक्टिव यूज करने की जगह मैं उसको सेंटेंस में लिखता था। जैसे माई पेरेंट्स अप्रिशिएट मी फॉर हेल्पिंग माई सिस्टर, तो मैं सीधा लिखने की जगह कि आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, ऐसे की जगह मैं एक सेंटेंस में एग्जाम्पल के थ्रू बताता था कि क्यों बोलते हैं ऐसा, क्या है ऐसी चीज, क्योंकि एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। सीधा एडजेक्टिव यूज करना एक अच्छा नहीं लगता है, उसकी जगह आप एक सेंटेंस को एग्जांपल के रूप में प्रेजेंट करना चाहिए। और हमें एसजी में लिखते हुए हमें ट्राई करना चाहिए कि जो हम टीएटी में लिख रहे हैं वो उसके ऑपोजिट ना जाए। बिकॉज हम अगर एसजी में लिख रहे हैं कि आई एम वेरी एक्टिव, आई लाइक टू रन, ऐसे करके हम लिख रहे हैं एसजी में, और हम टीएटी में स्टोरी बना रहे हैं कि ही इज अ वेरी लेजी बॉय, तो कहीं ना कहीं हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं चीजों को। और ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए, स्पेशली साइकोलॉजी में ये कॉन्ट्राडिक्शन कहीं नहीं दिखना चाहिए कोई भी चारों टेस्ट के अंदर। बिल्कुल। तो ऐसे एसजी में अप्रोच करता था। सो अर्पित, जब भी पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात होती है तो, और स्पेशली जब एसएसबी के पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात होती है तो सीआईक्यूज दिमाग में आते हैं, सिचुएशंस दिमाग में आती है, ड्रिल दिमाग में आता है, और बहुत सारे नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू कैसा गया? अपना एक्सपीरियंस शेयर करो प्लीज। तो पर्सनल इंटरव्यू थोड़ा टेंस था, बट मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि वो टेंस क्यों था, क्योंकि वो उनका तरीका था जज करने का। ओके। बट जैसे ही मैं गया तो मेरे को नॉर्मल क्वेश्चन की उम्मीद थी कि स्टार्ट करेंगे, बट उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछ लिया कि व्हाट वाज द डिफरेंस दैट यू ऑब्जर्व व्हेन यू केम फर्स्ट टू इलाहाबाद एंड दिस टाइम। तो ये ओके। क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता है, ये क्वेश्चन आपको एट द मोमेंट ही आपको आंसर करने होते हैं। तो बिल्कुल। उस समय मैंने उनको बताया कि क्या डिफरेंस लगा मेरे को, कि पहले जब मैं आया था वो कोविड टाइम था, उसमें क्या क्या चीजें अलग थी यहाँ पे इलाहाबाद में और अब क्या अलग है। बट फिर उसके बाद उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा, पीआईक्यू से रिलेटेड, मेरा एजुकेशन के बारे में, मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरा हॉबीज इंटरेस्ट, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन वहां से पूछा। फिर मेरे से रनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि रनिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं आपको रन करते हो, इतना आप लॉन्ग रनिंग करते हो। तो मैंने उनको बताया कि मेरे से नेल्स ब्लैक हो जाते हैं, जूतों में दिक्कत हो जाती है, और फिर मैं बाग में रन करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स बीच में आ जाते हैं। तो ये चीजें जो करता है वही बता सकता है, और इससे ही पता चलता है कि आप वहां पे जाके फेक नहीं कर सकते कुछ भी, जो आप बताओगे उनको जज करने का उनके पास पैरामीटर्स होते हैं अपने। इसके अलावा फिर मेरा एक एकेडमिक्स काफी स्ट्रॉन्ग सेक्शन रहा है हमेशा से, तो उन्होंने मेरे को एकेडमिक्स पे थोड़ा ग्रिल करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा आप एकेडमिक्स अच्छे करते हो, आप पेपर टू भी चेक करते हो सीएपीएफ के कोचिंग के इंस्टीट्यूट के यहाँ पे पेपर चेक करते हो, तो आपकी एकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए। उसके बेसिस पे उन्होंने मेरे से ज्योग्राफी से डेप्थ में क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए, जो कि मेरे को नहीं आते थे। तो मैंने उनको क्लियरली बता दिया सर मेरे को नहीं आते, तो उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि यू शुड नो दैट, अगर आप पेपर चेक कर रहे हो तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि आप पेपर चेक कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने पेपर खुद ने निकाला हुआ है, आई हैव क्लियर द एग्जाम। तो फिर थोड़ा उन्होंने और क्वेश्चंस पूछे, तो तुम आधे क्वेश्चंस मेरे को आते थे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे जो होते थे कि मेरे को नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनको क्लियरली बता दिया सर नहीं आता है मेरे को। बिल्कुल। देन ही आस्क्ड मी अबाउट माय फैमिली, कि आप फैमिली की कैसे हेल्प करते हो। तो आई टोल्ड हिम कि मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह सारे बिल्स वगैरह पे करता हूँ, कुछ सामान लाना होता है तो मैं वो लेकर आ जाता हूँ, इस तरह उसकी तरह मैं हेल्प करता हूँ। फिर ही आस्क्ड मी अबाउट द क्वेश्चंस कि आप अच्छा आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो कि कौन सा बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का, कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, बोर्ड का आपके यहाँ पे कितने टावर्स हैं, कितना बिल आता है, कितना यूनिट है। He asked me everything in detail. ओके। Same goes with the gas pipeline bill and similarly the telephone bill. So he asked me everything about it. Just to check my knowledge on it कि कितना चीजों को करते हुए हम ऑब्जर्व करते हैं, बस हम पे करने के लिए पे करते थे कि हम उन चीजों को ऑब्जर्व भी करते हैं कि इतना बिल क्यों आ रहा है, क्या है सब रीजंस। बिल्कुल। उसके बाद फिर नॉर्मल फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछे थे, बट जो ये पहले वाले क्वेश्चन थे इसी में थोड़ा हो गया था। बाकी फिर आर्मी से रिलेटेड उनसे मेरे से क्वेश्चन पूछे थे जो मेरे को आते थे, बट बहुत डीप नॉलेज मेरे को नहीं है आर्मी की। ओवरऑल मेरे को ऊपर ऊपर से सब पता है कि कितने यूनिट्स, कौन से रेजिमेंट्स, कहाँ पे क्या सारे स्ट्रक्चर वगैरह, बट इन डेप्थ की यही बुलेट क्यों यूज करते हैं कि और बुलेट्स क्यों यूज नहीं करते हैं, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड एकदम सिविल है और ये चीजों के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिसको सिविल बैकग्राउंड हो तो। बिल्कुल। बट आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए कि कितने कमांड्स हैं, कहाँ पर सिचुएटेड हैं, उसमें कौन से यूनिट्स हैं, आपको कौन सी कमांड पे जाना है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। बिल्कुल। बाकी और फिर मेरा इंटरव्यू जब मैं बाहर आया था तब मेरे को लगा था कि ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, बट ठीक है, फिर बाद में सब रिकमेंड हो गया तो लगा था कि हाँ ये क्यों जरूरी था ऐसा होना। तो बिल्कुल। इट वॉज अ गुड इंटरव्यू। All right, अर्पित, जीटीयू के बारे में बात करते हैं। What will be your key suggestions who will go for the SSB for the very first time? Because आपने जीटीयू ग्राउंड से आप इतना फेमिलियर नहीं थे, because आपने कोचिंग नहीं ली है। So
how somebody can prepare GTU and किस तरह के challenges आते हैं जो वो पहले prepare कर सकते हैं, by watching this interview. तो जीटीयू बेसिकली 9 टास्क होते हैं और वो दो में डिवाइडेड होते हैं, एक अपना आउटडोर टास्क होता है, एक इंडोर टास्क होता है। Right. तो जो आउटडोर टास्क होते हैं बेसिकली उसमें ज्यादा दिक्कत आती है जो लोगों ने कभी फेस नहीं की होती आउटडोर टास्क की सिचुएशन। सो उसमें जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो बिल्कुल ब्लैंक था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मतलब बिकॉज दी स्ट्रक्चर्स पर एकदम न्यू फॉर मी, और जहाँ पे मटेरियल्स होते हैं उनको यूज करके फर्स्ट टाइम में पार कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तो फिर देन आई रियलाइज कि मैं यूट्यूब से भी देख सकता हूँ स्ट्रक्चर्स को। तो मैंने यूट्यूब पे काफी स्ट्रक्चर्स देखे, उसको पॉज कर करके मैंने खुद आइडिया लगाना देखा कि अच्छा यहाँ पर ये लग सकता है, यहाँ पर प्लैंक आ सकता है, यहाँ पर बल्ली लगा सकते हैं, हम रोप को इस तरह से यूज कर सकते हैं। और बाकी जो एसएसपी में मैंने एक्सपीरियंस किया था उसके हिसाब से मैं अपना डेवलप किया। और एक चीज होती है कि हम सारे स्ट्रक्चर्स को कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा बहुत मुश्किल, बहुत कम होगा कि हम सारे स्ट्रक्चर्स में हमारा दिमाग लग जाएगा। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको आइडियाज नहीं आएंगे, तो आपको उस समय टीम में रह के अब दूसरों का आइडिया सुनने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने में उसकी हेल्प करनी है टीम को। आपका बेसिक मोटिव होना चाहिए कि आपको उस इधर से फिनिशिंग लाइन पे जाना है और टीम को, पूरी टीम को लेकर जाना है। तो इस बार भी ऐसा हुआ था कि मेरे दो सक्सेस को बिल्कुल समझ नहीं आता इसमें क्या लगेगा, बट जो चीज मैंने इंश्योर करी थी सारे टास्क में कि बस टीम के साथ रहना है और इंश्योर करना है कि मेरे सारे जितने भी टीम के मेंबर्स हैं वो एक साथ फिनिश लाइन को पार कर सकते हैं टाइम के अंदर। तो जो आउटडोर टास्क थे उनको मैंने इस तरह से अप्रोच किया था, और जो इंडोर टास्क थे जैसे जीडी है, लेक्चरेट है, इसके लिए मैंने, और जो जीपी है, इससे मैंने ट्राई किया था कि मैं अपनी नॉलेज का जितना स्कोप बढ़ा सकूं और कुछ फैक्ट्स पढ़ के जा सकूं। बिकॉज आप इन चीजों में अगर फैक्ट्स बताते हैं तो फैक्ट्स से आप जो दूसरे हैं उनको आपकी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा होता है और आपको खुद को लगता है कि हाँ आपने कुछ एक नया पॉइंट ऐड किया है। बिकॉज फैक्ट्स ऐसी चीज है जो कम लोग बता पाते हैं, लोग जनरली उसी चीज को रिपीट कर करके बीटिंग अराउंड द बुश करते रहते हैं। तो आप थोड़े बहुत बेसिक फैक्ट्स लर्न कर सकते हैं, जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड या लिटरेसी रिलेटेड, बिकॉज ये चीजें आपको हर एक टॉपिक में काम आती हैं। तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो जीडी लेक्चरेट को आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। बाकी जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो तो आपकी फिटनेस पर है और आपके उस पे आपके कितना स्टैमिना है आपके, उसके ऊपर चीजें हैं, और जितना करोगे उतना अच्छा होता है। बाकी जो ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर किसी ने 6 करे तो बाहर हो जाएगा या किसी ने 15 करे तो वो पक्का रिकमेंड हो जाएगा, ये सब मिसकंसेप्शन होते हैं। आपकी वो उनके पैरामीटर्स अलग हैं। तो मेरे हिसाब से कि आपको इन चीजों से हटकर ये काम एसएसएस का है, आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ इतने ही करने हैं। बाकी जो एक टास्क है उसको दूसरे के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे मेरा जो जीपी था उसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मैंने जो स्केल होता है उसको मैंने 10 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर ले लिया था, और ये चीज मेरे को लिखने के बाद रियलाइज हो गई थी। बट उस समय मैंने इस पे ध्यान ज्यादा नहीं देख के मैंने अपना जीडी पे फोकस किया कि ठीक है जीडी अच्छा करता हूँ, उसके बाद चीज को भूल जाता हूँ। बिकॉज अगर मैं इस चीज को याद रखूंगा तो फिर परफॉर्मेंस हैम्पर ही होती जाएगी, क्योंकि जो हो गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बाद में था कि हाँ अगर अगर रिकमेंड नहीं हुआ तो इसकी वजह से ही नहीं होगा रिकमेंड, बट ठीक है, रिकमेंड होने के बाद फिर रियलाइज हुआ कि हाँ अगर आप कोई मिस्टेक भी करते हो तो वो इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो पूरी परफॉर्मेंस को आपकी हैम्पर कर सके, बिकॉज काफी सारे टास्क हैं वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं। बिल्कुल राइट। सो नाउ द कॉन्फ्रेंस पार्ट कम हियर, लाइक अब जब इतना अच्छे से हम परफॉर्म कर चुके हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, और कॉन्फ्रेंस इज द लास्ट प्लेस जहाँ पे फाइनल डिसीजन होना है। तो आपका कॉन्फ्रेंस कैसा गया? कॉन्फ्रेंस अच्छा था। जब हम सब बैठे थे तो कोई एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं सब बैठ के कि हाँ अच्छा इसका टाइम ज्यादा लग जाए तो ये पक्का रिकमेंड हो जाएगा, अच्छा इसके में टाइम नहीं लगा, अच्छा ये इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये तो बेसिक है, सबके साथ हो रहा होता है, एक्साइटमेंट होती है, थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है कॉन्फ्रेंस के वक्त। तो मेरा तो चेस्ट नंबर लास्ट पे था तो मेरे को बुलाया था, तब तो मेरे को तो पता नहीं था कि कितना टाइम लग रहा है, कि बिकॉज जब आप वेट कर रहे होते हैं आपका नेक्स्ट होता है तो आपको टाइम का रियलाइजेशन नहीं हो पाता कि कितना टाइम लग रहा है, वो दूसरे लोग बताते हैं। तो उन्होंने बताया था कि थोड़ा सा टाइम लगा था एक्स्ट्रा, बट जब मैं अंदर गया तो मेरे से बेसिक के अलावा थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे थे। तब मेरे को लगा था कि हाँ मतलब इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा था मेरे साथ कि मेरे से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिकॉज मतलब मेरे से नॉर्मली बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते थे बस, बट इस बार मेरे से थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे जीटीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि जीटीओ में ग्रुप क्यों नेसेसरी होता है, आपका ग्रुप औरों के ग्रुप के हिसाब से कैसा था, आपके ग्रुप में कितने लोग अच्छा कर पाए, कितने लोगों ने अच्छा नहीं करा, आपके कितने फ्रेंड्स बने, उनकी क्या क्या क्वालिटीज थी। तो मेरे से पूरा जीटीओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। तो फिर जब मैं बाहर आया था उसके बाद बताया था मेरे को कि 5-10 मिनट लग गए थे अंदर इंटरव्यू उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल में। बट फिर जब रिजल्ट आए थे तो हम फिर 4 लोग रिकमेंड हुए थे अगले एसएसपी से। सो अर्पित, फैमिली का क्या रिएक्शन था? बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग जर्नी एंड दे हैव सीन यू गोइंग थ्रू ऑल द फेजेस, चाहे वो आपने कितना अपने आप को रगड़ा दिया है, यू नो, एंड योर फैमिली इज समबडी हु इज वेरी क्लोज टू यू, राइट?
तो जब रिकमेंडेशन हुआ तो उनका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले कॉल मैंने मम्मी को ही किया था, तो ओके। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए भी। फर्स्ट टाइम में तो बिलीव भी नहीं होता है कि हाँ अच्छा रिकमेंड हो गया है, बिकॉज अब हम्म। तक मैं फोन करके ये बोलता था कि हाँ नॉट रिकमेंडेड हो, बस टिकट करके आना है वापस। हाँ बट हाँ। सर फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं उनको बता रहा हूँ रिकमेंड हो गया, तो बहुत बहुत ज्यादा खुश थे पेरेंट्स भी, बिल्कुल। और फ्रेंड्स भी काफी खुश होते हैं। मेडिकल इज समथिंग जो हमने भी डिस्कशन नहीं किया है। मेडिकल में आपको 70 आर आए थे, टेम्पररी रिजेक्शंस, वो भी साथ। मैं आपको जैसे बता रही थी, मैंने कभी सुना नहीं किसी कैंडिडेट को 70 आर मिले हो। तो उसको भी शेयर करिएगा प्लीज। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर आल्सो लॉट ऑफ फैक्टर्स, काफी सारे कैंडिडेट को परमानेंट रिजेक्शन भी मिलता है। सो उन फैक्टर्स को भी आप डिस्कस करिए कि दीज आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच सम कैंडिडेट गेट परमानेंट रिजेक्शन, एंड व्हाट आर द मेडिकल क्राइटेरियाज और व्हाट आर द थिंग्स दे कैन प्रिपेयर बिफोर हैंड। जैसे आपने मुझे बताया था कि ईयरवैक्स इज समथिंग वी कैन वर्क ऑन इट बिफोर गोइंग टू आवर मेडिकल्स, राइट? सो इस तरह की किस तरह के प्रिकॉशंस पहले ले सकते हैं, तो मेडिकल के बारे में बताइए थोड़ा। सो हमारे मेडिकल जब कंडक्ट हो रहे थे, तो जब मेडिकल के जो कॉन्फ्रेंस होती है उससे मेरे को पता चला कि आई हैव गॉट 70 आर। लोगों के पास 2-3 टीआर थे, उनके एक लाइन में लिखे हुए थे, बट मेरे को पूरा बॉक्स लगा था टीआर का। तो उस समय तो बहुत ज्यादा मैं मतलब हो जाता है कि अच्छा नहीं लगता है उस समय। तो मैंने मम्मी को बताया था बिल्कुल। फोन करके कि ऐसे ऐसे आई हैव गॉट 70 आर। तो उस हम्म। समय पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट था मेरे पास कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी आ जाओ, फिर हम देखते हैं कैसे उसको अप्रोच करना है। तो हम्म। बहुत उस समय लगता है, बट ठीक है, घर पे आकर आई एनालाइज किया, अच्छा मेरे पास ये टीआर्स हैं, तो आई स्टार्टेड क्लियरिंग ऑन इट, बिकॉज मेरे जो टीआर्स थे वो सारे टेम्परेरी वाले थे और कुछ ऐसे मेजर इशू नहीं था। ओके। और उसमें से जो मेजर टीआर्स थे वो बहुत बहुत बेसिक थे कि इजीली क्लियर हो सकते थे। बट हम्म। स्टिल दिमाग में रहता है कि यार आई हैव 7 टीआर्स टू क्लियर। हम्म। तो मैंने 2 महीने मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान रखा कि हाँ इस चीज से बाहर नहीं जाना, ज्यादा ध्यान से एकदम बहुत ज्यादा समझ समझ के काम कर रहा था मैं, स्पेशली 2 महीने में। तो तब फिर जो एएमडी होती है वहां पर आई शो दी डॉक्टर सी टीआर, सो दे वर आल्सो लाफिंग कि ये कैसे टीआर दिए हुए हैं, बिकॉज आई ओके। गॉट 1 टीआर अबाउट दी बॉडी पोस्टर। एंड देन ही आस्क्ड कि बॉडी पोस्टर का टीआर क्या होता है, वी हैव नेवर लिसन्ड इट बिफोर, किसी का बॉडी ओके। पोस्टर कैसे खराब हो सकता है। सो दे सेड कि अच्छा आप एक बार एक काम करो, यू यू गेट दी एक्सरे ऑफ योर स्पाइन। तो मैंने स्पाइन का एक्सरे कराया, दैट वाज आल्सो स्ट्रेट, सो आई गॉट इट इजीली क्लियर्ड। ऐसी देयर वाज वन ऑफ ईयर बैक्स, एक हाइपर एक्सटेंशन होता है, एक देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एल्बो। सो दे वर वेरी वेरी बेसिक टीआर, सो दे गॉट क्लियर्ड। बट एक चीज है मेडिकल में, पेशेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज जब इनिशियली आई गॉट इन दी इलाहाबाद टीआर, सो दे टुक अराउंड 10 to 11 days, and in Delhi the AMD process took around 20 days. ओके। So yeah, so there the process is very slow, but they have to deal with the other patients also ना, so इसलिए राइट। थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है, बट आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है उसमें। और इसमें फैमिली का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज बिल्कुल। अगर कोई अकेला है तो उसके लिए सब मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी जो परमानेंट रिजेक्शन जो मैंने देखे थे, या तो जनरली किसी को आई में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई की जो चीजें हैं वो पूरी तरह से क्योर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो आई का टेस्ट आप पहले से करा सकते हैं, बेसिक टेस्ट जो होते हैं। ऑल्दो आर्मी जैसे टेस्ट करवाना, तो आपको अगर करवाने तो आप किसी आर्मी हॉस्पिटल में जा सकते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, बट बेसिक आई चेकअप तो करा ही सकते हैं। राइट। और दूसरा, आप अपने फ्लैट फुट, नॉक, अपना एल्बो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, ये सब आप पहले से चेक करवा के रख सकते हैं और इन पे काम कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे वर्केबल चीजें हैं, ये सब राइट। क्योर हो सकती हैं। अपना एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, इसमें अगर कुछ भी कमी है तो आप वो सुधार सकते हैं। बिल्कुल। यही बेसिक चीजें होती हैं। Okay. So, Arpit, we have come to an end. Generally, I ask that, if is there any message to the aspirant who are preparing? Because you are in the other side, but they are still preparing. And lot of times we face failures. चाहे हम written नहीं clear कर पाते multiple times, या हम SSB के अंदर कहीं ना कहीं back to back we are getting failures. So a lot of demotivation comes into the play. So is there any message you want to give, because you have gone through a lot? I can sense it. It's not you get the success in a very easy way, but you have gone through a lot. So what would be your message to the aspirants? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने ऊपर भरोसा करना, आपने जो पढ़ाई करी है, आपने जो अपने ऊपर काम करा है उसके ऊपर भरोसा रखना। बिकॉज ऐसा होगा, बहुत टाइम आएंगे जब आप फेल हो रहे होगे, बट ये चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि आज भी तो कल कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अगर हम कुछ पढ़ते हैं, हम कुछ सिंसियरली करते हैं, तो हो सकता है कि आज वो प्रूफ ना हो रहा हो। जैसे मेरे को लगता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट ये चीज नहीं हो रही है, या फिर मैं किसी चीज में फिजिकल में फेल हो रहा हूँ, तो वो क्यों हो रहा हूँ मैं फेल, बट वो किसी अच्छी चीज के लिए होता है, बाद में कुछ अच्छा मिलना होता है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज है कि आपको एक बैकअप जरूर रखना चाहिए। अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई एक सिविल का एग्जाम साथ में जरूर रखना चाहिए साथ में, बिकॉज ये इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे इंटरव्यू ने मेरे को बताया था कि अगर वो सिचुएशन में डाल देते हैं कि अगर आपके दोनों लंग्स फेल हो गए हैं, आप मेडिकली आउट हो, तो आप कोई डिफेंस फोर्सेस में जा ही नहीं सकते, किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स में नहीं जा सकते। तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि यू शुड हैव वन बैकअप विद यू। सो ऐसी एसएससी के एग्जाम दे सकते हो आप, जैसे सीपीओ सीजीएल होते हैं, ये एग्जाम्स को अपना बैकअप बना सकते हो। यूपीएससी में सीएससी का कुछ चलो बैकअप नहीं होता है, बट स्टिल एक एग्जाम है जो आप अप्रोच कर सकते हो।
यू शुड बिल्कुल हैव सम एग्जाम्स विद यू, तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है और हम्म, आपको एक एंगेज भी रखता है चीजों में। वरना होता क्या है कि हम सिर्फ एसएसबी पे रिलायंट रहते हैं, तो वो हमें प्रेशर में भी डालती है चीज और हमें हम्म, अंडर कॉन्फिडेंट भी कर देती है। तो बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखना और एक बैकअप एग्जाम रखना, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Arviz, we have come to an end, and I'm so happy that we have done this session. And your journey has really motivated me and inspired me because generally हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी बड़ी है, but आपका देखती हूँ जब मैं, तो you have gone through a lot, and I can sense a change because जब आपने मुझे फोटो शेयर करा, you have like 100 kgs weight and then you have reduced it. I could not even compare, but that is the same person, right? So I wish you all the very best, Arpit, and I wish you have a great memories in IMA, and you keep थैंक motivating यू and मैम, inspiring people in the life ahead and stay in touch. थैंक यू सो मच मैम, श्योर। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below. If you have any doubts, follow for more such content. Jai Hind.